तो जिन बच्चों आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 13। तो आशा है कि आप पिछले लेक्चर जो है वो पढ़कर आए होंगे एनसीईआरटी से। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे लायमन बाल्मर और पाश्चन जो है उनके बारे में पढ़ा था पहले। और फिर जो है हमने उनके बारे में देखा था कि कैसे जो है कैसे उनके सूत्र बनाए थे हमने, और बहुत एन की वैल्यूज भी देखी थी। और फिर हमने देखा था फॉर्मूला चेंज भी, हमने उसका सूत्र बदला भी था। और वो वी के फॉर्मूला गति के में उसमें हमने लिखा था। और कुछ फॉर्मूला में ऐसा बनाया हुआ था, वी बराबर आर सी 1/2 2 माइनस 1/n/2। और ये किसके लिए था? बालमर सीरीज के लिए था। बालमर की जो बालमर सीरीज के लिए हमने क्या लिया था? जो है यहाँ पे 2 रहता है। बाकी लाइमन लाइमन के लिए यहाँ पे 1 रहता है। और और बालमर पास्चन के लिए यहाँ पे 3 रहता है। और ब्रैकेट के लिए यहाँ पे ब्रैकेट के लिए 4 रहता है। और कुंड के लिए यहाँ पे 5 रहता है। क्या आपको याद रखने हैं? लाइमन, बालमर, पास्चन, ब्रैकेट, कुंड याद रखने हैं आपको लाइन से। चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। अब बोर मॉडल है तो बहुत इजी, लेकिन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ। और सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें आपको ये डाउट आना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए चित्र में क्या लिखा है। परमाणु का कोई त्वरित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हास करने करके सफल पथ पर नाभिक की ओर अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ओके, ये इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन ये ऐसा गोल गोल घूम रहा है इसके इस नाभिक के चारों तरफ। ठीक है। इसके बाद अब देखिए। हाँ, तो मान लीजिए ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। हाँ देखिए जरा मैं कलर चेंज कर दिया। हाँ, तो ये मान लीजिए चारों तरफ घूम रहा है, 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 घूम रहा है। तो एक बात बताइए, इसके पास कुछ वो होगी ऊर्जा। तो अब एक बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक समान गति के साथ इसको चारों तरफ घूमता रहेगा, तो इसकी जो है ऊर्जा कम होनी चाहिए, ऊर्जा कम होती रहनी चाहिए। तो ऊर्जा कम होती रहे, अगर ऊर्जा कम होती रहेगी, और मान लीजिए अभी तो ये ऐसा घूम रहा है, ऊर्जा कम होगी तो इसकी गति कम होगी। तो धीमे धीमे अभी अभी इसमें घूम रहा है, फिर धीमे धीमे वो। हाँ, और रुकिए। धीमे धीमे वो ऐसा क्या है, ऊर्जा कम होगी तो ऐसा ऐसा घूमने लगेगा। और फिर और ऊर्जा कम होगी तो वो ऐसा भी घूमने लगेगा। मान लीजिए यहाँ ऊर्जा कम हुई, धीमे 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 वो ऐसा घूमने लगा। तो देखिए मतलब धीमे धीमे वो जो है नाभिक उसको खींचेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत चुंबकीय बल उस पर काम करेगा। मतलब वैद्युत चुंबकीय बल भी काम करेगा, और साथ में जो है स्थिर वैद्युत की जो हमने बल पढ़ा था वो भी जो है, क्योंकि आपको पता ही है नाभिक जो है वो जो है धनात्मक आवेश का होता है। और अपने जो है इलेक्ट्रॉन के पास जो है ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक दूसरे को खींचेंगे, तो एक दूसरे को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है धीमे 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 अंदर की तरफ आता जाएगा, आता जाएगा, एक दिन नाभिक नाभिक में ही जो है अंदर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ कैसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो बस इसके बारे में ही हमको जो आज पढ़ना है। और कैसे जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसकी ऊर्जा जो है, इसको इतनी ऊर्जा मिल कहाँ से रही है? इसको इतनी ऊर्जा मिल कहाँ से रही है कि जो घूमता जा रहा है और ये रुक नहीं रहा है, और ये अंदर भी नहीं आ रहा है नाभिक के। प्रोटॉन जो बीच में है वहां ये अंदर भी नहीं आ रहा है, ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो ये कैसे घूमता जा रहा है? चलिए इसके बारे में हमें पढ़ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु के रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित मॉडल, तो ये रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित मॉडल है। परमाणु के मॉडल में केंद्र में नाभिक होने की मान्यता है, ये सबको पता है। ठीक है, वो तो है ही। जब हमने याद कीजिए वो पन्नी लगाई थी, वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जब हमने पढ़ा था, याद है आपको? वो ये। और परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन स्थिर है, उनके कहने का मतलब ये है।
और इस परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर है, तो खुद सोचिए कि उसके अंदर उसको ऊर्जा मिल कहाँ से रही है। इस मॉडल को सौर परिवार की तुलना में विकसित किया गया, तो उसको सौर परिवार की तो तुलना में करके विकसित किया गया था कि सौर परिवार जैसा है, शायद ये जो है ये मॉडल भी ऐसा ही होगा। दोनों स्थितियों में कुछ मूलभूत अंतर होता है, लेकिन दोनों स्थिति, जो अपना एक बोर मॉडल है, जो अपना ये क्या बोलते हैं, ये जो मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, और दूसरा सौर परिवार है, सौर मंडल जिसको बोलते हैं, ये जो है इन दोनों में मूलभूत अंतर है, कुछ फर्क है, लेकिन जो है हमारा जो इस मॉडल को है, जो है बिल्कुल जो अपना वो सौर परिवार है उसको देखकर ही बनाया गया है, उसकी तुलना में ही विकसित किया गया है, लेकिन यह जो है उसकी तुलना में इन दोनों में मूलभूत अंतर है। तो ग्रहीय तंत्र और नाभिक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र। ग्रहीय तंत्र गुरुत्वीय बल के कारण बंधा होता है, जबकि नाभिक इलेक्ट्रॉन तंत्र में आवेशित कण होने के कारण बल में कूलाम्ब नियम द्वारा अन्योन्य क्रिया होती है। अब सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपने पढ़ा गुरुत्वीय बल, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अ, हम्म, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? G m1, m2 बटा r²। ठीक है, कुछ यही होता है। और बाकी अब कूलाम में जो हमने पढ़ा था, उसमें जो उसका बल क्या होता है, जो स्थिर वैद्युत के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। जो है बल, यहाँ पे जो है विद्युत बल क्या होता है, 1 बटा, कि मैंने एप्सिलॉन नॉट पहले बना दिया, पाई बना बाद में बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, देखिए इन ये दो जो होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं। ये दो अपना फॉर्मूला होता है अपना गुरुत्वाकर्षण बल का, और ये फॉर्मूला होता है अपना जो है विद्युत जो बल का, जो कि दो चार्जों के बीच में लगता है, दो आवेशों के बीच में लगता है। तो दो आवेश भी यहाँ क्या है, यहाँ आवेश है, यहाँ ये जो है अपना मास है, ठीक है, और m1 और m2, और यहाँ पे जो ये आवेश है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि इस मॉडल में अंदर एक आवेश है, बाहर एक आवेश है, तो यहाँ पे तो है जो है विद्युत बल लगेगा, मतलब जो है फोर्स अपना ये वाला लगेगा, विद्युत आवेश वाला। तो विद्युत विद्युत क्षेत्र जो होता है ई, उसका जो है विद्युत क्षेत्र किसका, ये जो अंदर नाभिक है इसका कुछ विद्युत क्षेत्र है, और उसके कारण जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपना गोल गोल घूम रहा है उसी बल के कारण। और बस, और जो है अपना उसमें सौर मंडल में अपना गुरुत्वीय बल लगता है, और यहाँ पे जो है अपना कूलाम नियम द्वारा जो बल होता है वो लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉन की गति और परिवर्तन। वृत्ताकार पथ में घूमती कोई वस्तु त्वरण में होती है, और इस त्वरण की प्रकृति अभिकेंद्री होती है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति परिक्रमा आवृत्ति के बराबर होगी। कहने का मतलब, परिक्रमा आवृत्ति जितनी होगी, इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी, जब इलेक्ट्रॉन को जो है हम ऊर्जा देते हैं और वो एक्साइट होकर जो है अपने जिस भी उसमें घूम रहा होता है उससे उस ऑर्बिट से, क्या जिस ऑर्बिट मतलब जिसमें वो घूमता है उसको इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, उससे बाहर आ जाता है, जो है जो उत्सर्जित होगी, तो जो है उसमें जो कह सकते हैं कि जो जब वो उत्सर्जित होकर बाहर आता है, तो वो जो एक तरंग छोड़ता है। तो उस तरंग की जो आवृत्ति होगी वो जो है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की जो मतलब परिक्रमण आवृत्ति होगी, वही जो है वैद्युत चुम्बकीय तरंग जो वो छोड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने के बाद उसकी आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होगी। और इलेक्ट्रॉन की आवृत्तियों की परिवर्तन उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति को भी प्रभावित करती है। और इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति होगी, उसका उसको अगर परिवर्तित करोगे, तो जो उत्सर्जित जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसकी आवृत्ति को भी वह प्रभावित करेगा। तो रदरफोर्ड का मॉडल और विचार। तो रदरफोर्ड का मॉडल एक तस्वीर है, एक रदरफोर्ड का मॉडल एक तस्वीर का पहलू है,
और परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब खुद बताइए, जो है कैसे जो है एक यह मॉडल जो है परमाणु संरचना की पूरी तरीके से व्याख्या कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर उनके हिसाब से तो फिर वो गिर जाना चाहिए नाभिक में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक संतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित किया जाना चाहिए जो वास्तव में प्रेक्षित रैखिक स्पेक्ट्रम की विपरीत है। तो ये जो है इन क्लासिक वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित किया जाना चाहिए जो वास्तव में प्रेक्षित रैखिक स्पेक्ट्रम के विपरीत हो। तो इसके ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस बीच में आ गया तो मैंने सोचा एक उदाहरण जो है बीच में आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको डाल देता हूँ। तो उदाहरण 12.4 भी आज हम देखेंगे। तो क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति परिकलित कीजिए। अब ये जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन अब इसको ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसको अगर ढंग से समझा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रामी इलेक्ट्रॉन जो है द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति का परिकलन कीजिए। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे आपको आ जाना चाहिए वैसे आपका आंसर इसमें। आप देखिए उदाहरण 12.3 में से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर 5.3 × 10⁻⁻⁻⁻ की त्रिज्या की कक्षा में परिक्रामी इलेक्ट्रॉन का वेग 2.2 × 10⁻⁻⁶ है। ये हम उदाहरण 12.3 में निकाल चुके हैं। तो इन्होंने सीधा वहां से निकाला है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर एग्जाम में आए तो आपको वो भी निकालने हैं कि जो है प्रोटॉन के चारों ओर जो है इतनी त्रिज्या की कक्षा है और इतना जो है वेग है, ये आपको निकालना है। या आपको ऐसा नहीं लिखना है कि हम निकाल चुके हैं या फिर ये होता ही है, ऐसा होता नहीं है, आपको यहाँ निकाल के बताना है। अतः प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रामी इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है, तो आवृत्ति निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है जो V/2 2πr। ये जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको निकालनी है, ये अब ये बताइए फॉर्मूला आया कैसे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इसको V जो है इसको अपन C/λ लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के बाद सीधा आपका फॉर्मूला डायरेक्ट जो बन जाएगा ऐसा। और फिर इसमें क्या किया, जो हमने वेग निकाला ही था, वेग की वैल्यू रखी, और 2 पाई तो अपन जानते ही उसकी वैल्यू, और आर की वैल्यू जो है प्रोटॉन की चारों जो है उसकी त्रिज्या की कक्षा जो है हमने निकाल ली। त्रिज्या की जो वैल्यू है 5.3 × 10⁻⁻11 इसको रखा। और वी की वैल्यू जो कितनी आ गई, 6.6 × 10⁻⁻⁻हर्ट्ज। और हर्ट्ज में क्यों, क्योंकि जो है वो आवृत्ति है, वो आवृत्ति को जो है हम हर्ट्ज में नापते हैं, तो इसको हर्ट्ज में लिख दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था। बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आपको पिछले मतलब उदाहरण में आप उसको पढ़ चुके हो। तो आपको लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आपको पूरी त्रिज्या निकाल के दिखानी है, आपको जो है वेग निकाल के दिखाना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। इसको फॉर्मूला को मैं बताता हूँ कौन सा, ये वाला। इस फॉर्मूला को आप याद कीजिए। ये फॉर्मूला ये हो सकता है इससे क्वेश्चन बने एग्जाम में, और उदाहरण दिया एनसीईआरटी में तो इंपॉर्टेंट भी है। अब इस फॉर्मूले को याद करने का, समझने का है, वो तो सीधा V = AC/λ कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। उसमें कोई समझने मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा वो है। इसको निकाल ड्राइव बना भी सकते हो आप, तो इसको आप करिएगा, ट्राई बन जाए तो बढ़िया है। वैसे इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे फॉर्मूला तो दिया ही है, तो बुक में इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति इसकी नाभिक के चारों ओर परिक्रमण आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, जब हमको पता है क्लासिक चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हमने भी पढ़ा था कि परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति होगी वो नाभिक के चारों ओर जो परिक्रामण आवृत्ति के बराबर है। हमने बोला अभी अभी पढ़ा था कुछ समय पहले, ये देखिए यहाँ पे रिव्यू में दिखाता हूँ। ये देखिए, परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होगी। देखिए अभी हमने पढ़ाया था, उसी पे हमने उदाहरण देखा है। तो यही है कि नाभिक के चारों जो परिक्रमा आवृत्ति के बराबर होगी, अतः उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति कितनी होगी, 6.6 × 10⁻⁻⁻ ये प्रारंभिक आवृत्ति होगी उसकी। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल को आगे पढ़ेंगे। आज हमने केवल इतना पढ़ा कि रदरफोर्ड का मॉडल कैसे जो है चीजों को, कुछ चीजों को ढंग से नहीं बता पाया था। तो इसी को जो है बोर ने अपने तरीके से समझाया, अपने हिसाब से समझाया। और कुछ हद तक बोर का मॉडल जो है वो सही भी है, और आज तक शायद हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमने रदरफोर्ड का मॉडल जो है सही क्यों नहीं था उसको हमने पढ़ा। और आगे हम पढ़ेंगे कि बोर मॉडल जो है कैसे सही है, कैसे जो खामियां जो रदरफोर्ड के मॉडल में थी बोर ने दूर की उनके मॉडल को। उनके मॉडल को समझ पढ़ने में आपको अलग ही मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो उनके मॉडल को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो क्या है कि अभी क्लास लंबी चल जाएगी। तो आज हमने डिस्कस कर लिया सारा सारा हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल को आगे पढ़ेंगे। और बाकी इसकी रीडिंग आप एनसीईआरटी से लगा लीजिएगा। और एक ही टॉपिक कराया क्योंकि अभी हम एक ही टॉपिक चल रहा है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। बोर मॉडल को हम कल पढ़ेंगे।
और बस आज के लिए इतना ही, चलिए रखते हैं आज की वीडियो इतनी ही, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।